Hi student, this is another session of Python. In this video, I am describing about the practical content of Python for variables, constant and literals. Okay? तो जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि पाइथन क्या होता है, पाइथन के अंदर हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, पाइथन का क्या बेनिफिट होता है, पाइथन का फ्यूचर स्कोप क्या है, ये सभी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे कि सबसे पहले जैसे आप कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो तो सबसे पहले उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये जो तीन चीज़ें होती है ये पिलर होती है, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड लिटरल्स। ठीक है, इनका मेन काम क्या होता है, डेटा को कंटेन करना। जैसे वेरिएबल्स के थ्रू आप किसी भी डेटा को असाइन कर सकते हो, कंटेन कर सकते हो। कांस्टेंट के अंदर भी किसी भी डेटा को कंटेन कर सकते हो। लिटरल्स तो आपके डेटा को ही हम क्या बोलते हैं, लिटरल्स बोलते हैं। तो इसको मैं इसको समझाऊंगा और प्रैक्टिकली भी मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके डेफिनेशन पार्ट पे आ जाता हूँ कि वेरिएबल जनरली होते क्या हैं, वेरिएबल्स को आप किस तरीके से डिफाइन करोगे। जब भी हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स पढ़ते हैं तो वेरिएबल्स का क्या एक्चुअल डेफिनेशन है। तो ये वेरिएबल का डेफिनेशन है, ये वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर दैट होल्ड्स वैल्यूज। ठीक है, किसी भी टाइप की वैल्यूज को यदि आपको होल्ड कराना है, कंटेन कराना है, तो वहाँ पर आपको वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर ए नाम का एक वेरिएबल दिया और इसमें मैंने 10 नाम की वैल्यू असाइन करी। ठीक है, पाइथन के अंदर वेरिएबल लिखना बहुत ही आसान है, मतलब आपको कोई भी डेटा टाइप का पर्टिकुलर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सी सी प्लस प्लस में क्या होता है कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो सबसे पहले आपको उसका डेटा टाइप पे फोकस करना होता है। जैसे आप सी सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, जितने भी लैंग्वेजेस होते हैं उनमें आपको डेटा टाइप के साथ ही वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है, क्योंकि इनके अंदर का जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है ना वो होता है टाइटली कपल्ड होता है। ठीक है, जबकि पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, पीएचपी, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज होते हैं जिनके अंदर आपको डेटा टाइप अलग से नहीं लिखना होता है, डायनेमिकली डेटा टाइप आइडेंटिफाई होता है, इसमें आपको सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना है। ओके, तो वेरिएबल्स के अंदर आपको जो पर्टिकुलर टाइप चेकिंग होती है पाइथन में वो रन टाइम में होती है, क्योंकि पाइथन एक डायनेमिक स्क्रिप्ट बेस्ड लैंग्वेज है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। इसके अंदर कोई कंपाइल टाइम जैसा अलग से कोई इन्वायरमेंट नहीं होता है, जबकि सी सी प्लस प्लस या जावा या सी शार्प के अंदर कंपाइल टाइम इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पर कंपाइलर के थ्रू ये सभी चीज़ें पहले से चेक होती है। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल बताया, डायनेमिक टाइपिंग, पाइथन मैनेजेस वेरिएबल डेटा टाइप्स ऑटोमेटिकली, टाइप एंड मेमोरी डिपेंड ऑन द असाइन डेटा। ठीक है, अब वेरिएबल्स के अंदर जो टाइप होता है ना, ये आप जो भी डेटा असाइन करते हो, जैसे मान लो मैंने इसी ए के अंदर 10.50 असाइन करा, तो अपने आप इसका टाइप क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। ठीक है, यदि मैंने इसी ए के अंदर ट्रू असाइन करा तो क्या हो जाएगा, ये बुलियन हो जाएगा। तो मतलब जिस तरीके का डेटा आप असाइन करोगे ना, उसी टाइप का अपना वेरिएबल्स जो है ऑटोमेटिकली उसके कंसर्न में डेटा टाइप को मैनेज कर लेगा। और लूजली कपल्ड मैंने बता दिया। कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि लूजली कपल्ड टाइप क्या होते हैं, तो आप बता सकते हो ऐसे डेटा, ऐसे वेरिएबल्स या ऐसे पर्टिकुलर लैंग्वेज जिनके अंदर डेटा टाइप लिखने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, उसे अपन लूजली कपल्ड बोलते हैं। लूजली कपल्ड से फ़ायदा भी होता है कि जैसे एक फ़ायदा मैं बता देता हूँ कि ए को आप एज आ शॉर्ट इंट भी डिक्लेयर कर सकते, डिफाइन कर सकते हो, लॉन्ग इंट भी कर सकते हो, मीडियम रेंज के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मतलब जैसे एक्चुअली जैसे सी लैंग्वेज का मैं एक लिमिटेशन बताता हूँ, मान लो आपने यहाँ पर इंट लिखा। ठीक है, तो इंट के अंदर आपका एक पर्टिकुलर रेंज बेस्ड डेटा ही आप दे सकते हो। इसमें आप लॉन्ग इंट यदि लिखना है तो फिर आपको लॉन्ग इंट लिखना पड़ता है, मतलब बड़े डेटा के लिए आपको इंट का पर्टिकुलर टाइप को चेंज करना पड़ता है। पर पाइथन में ये प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसा डेटा दोगे उसके अकॉर्डिंग उसका टाइप ऑटोमेटिकली एक्सीडेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम्स जो है ना सी सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प की, पाइथन ने पूरी तरह से लूजली कपल्ड डिक्लेरेशन के थ्रू फिनिश कर दिया। इसमें आप कम साइज का डेटा दोगे, कम टाइप लेगा, कम टाइप वाला पर्टिकुलर डेटा टाइप लेगा। ज़्यादा बड़ा डेटा दोगे, ज़्यादा साइज का टाइप लेगा। तो टाइप जो है ना वो पर्टिकुलर आपका टाइप स्केलेबिलिटी जो है वो ऑटोमेटिकली क्या है इसके अंदर हैंडल होती है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं पाइथन के अंदर, मतलब वेरिएबल का डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या है। तो वो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, मैं एक बार फिर से आपको गो थ्रू कर देता हूँ कि वेरिएबल डिक्लेरेशन यदि पाइथन के थ्रू करना है तो आपको सिंपल, आपको आइडेंटिफायर और यहाँ पर वैल्यूज़ देना पड़ेगा। ठीक है, आइडेंटिफायर मतलब जैसे आप नाम हम बोल सकते हैं, जैसे मान लो मुझे मोबाइल नंबर डिक्लेयर करना है तो मैं यहाँ पे मोबाइल अंडर स्कोर नंबर दे सकता हूँ। ओके, और यहाँ पर जो भी वैल्यू मुझे देनी है वो वैल्यूज़ मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक है, तो मोबाइल नंबर अब बहुत सारे लोग इंटीजर में लेते हैं, जबकि मोबाइल नंबर आपको इंटीजर में नहीं लेना है, आपको इसको स्ट्रिंग में लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, उसका रीज़न है क्योंकि मोबाइल नंबर के अंदर आपको कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं करना है।
ठीक है, क्योंकि देखो जो दिखने में नंबर है ऐसा नहीं है कि वो इंटीजर ही होगा। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ न्यूमेरिक, जैसे स्ट्रिंग जो होता है ना, अब मैं स्ट्रिंग आपको बता देता हूँ कि स्ट्रिंग मतलब होता है एक कॉमन टाइप का डेटा टाइप, ओके, जिसमें हम इंटीजर भी लिख सकते हैं, ठीक है, फ्लोट भी लिख सकते हैं, बुलियन भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर शर्त ये होती है कि स्ट्रिंग में जो भी डेटा आप लिखते हो या कि सिंगल कोट में लिखते हो या कि डबल कोट में लिखते हो, और स्ट्रिंग एक रिप्रेजेंटेशन होता है, उसके अंदर हम कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग ही होता है। तो मेरा कंसर्न ये है कि आपको बस डिक्लेरेशन का टाइप पता है, आपको डेटा टाइप पता नहीं होना चाहिए, लेकिन डिक्लेरेशन कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग को हम कैसे, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल यदि आपको लेना है तो आपको उसको डबल कोड में ही डिक्लेयर करना है या सिंगल कोड में ही डिक्लेयर करना है, ओके। अब वेरिएबल में हम दो टाइप की वैल्यू ले सकते हैं, एक तो सिंगल वैल्यू ले सकते हैं जैसे मैंने इस प्रोग्राम के अंदर बताया, और एक आप मल्टीपल वैल्यू भी वेरिएबल्स के अंदर ले सकते हैं, इसको बोलते हैं टपल डिक्लेरेशन। मतलब पाइथन के अंदर वेरिएबल के दो डिक्लेरेशन होते हैं, एक नॉर्मल डिक्लेरेशन जो सभी लैंग्वेज में है, और दूसरा टपल डिक्लेरेशन जो आपको पाइथन में ही मिलेगा। टपल डिक्लेरेशन मतलब ये होता है कि जैसे आपको ए बी सी, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, मतलब एक साथ मैं तीन वैल्यू एक ही लाइन में लिख सकता हूँ, इसे बोलते हैं टपल डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये पाइथन के अंदर का एक एडवांटेज है, बहुत कम लैंग्वेज के अंदर टपल डिक्लेरेशन का सपोर्ट रहता है, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको वेरिएबल्स समझ में आ गया होगा। वेरिएबल की एक खास बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा वेरिएबल्स के अंदर मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे दिया 10, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स की वैल्यू क्या दिया, ए की वैल्यू मैंने दी यहाँ पे 10। अब मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू 100 करना है तो मैं ये भी कर सकता हूँ, और ए की वैल्यू यदि मैं यहाँ पर हेलो करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मतलब पाइथन के अंदर वेरिएबल्स के अंदर हम उसके डेटा को भी चेंज कर सकते हैं, उसके टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। मतलब डेटा एंड टाइप, मतलब टाइप मतलब यहाँ पर मैं डेटा टाइप की बात कर रहा हूँ कि डेटा भी हम चेंज कर सकते हैं, डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं। ये वेरिएबल के अंदर का एक स्पेशल फीचर्स पाइथन के अंदर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल। मतलब जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। तो बहुत बार आप नाम के अंदर भी जाइए, नाम से भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। जैसे आप फर्स्ट टाइम कोई प्रोग्रामिंग पढ़ते हो तो उस पर्टिकुलर टेक्निकल टर्म्स का को आप 3-4 बार अच्छे से बोलिए। जैसे वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वेरी होती है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, तो उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आपका जो माइंड है ना वो पूरा वेरिएबल ही है। यदि आपका माइंड कांस्टेंट हो जाएगा ना तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, तो इसलिए आपको वही चीज़ बार बार याद आएगी। तो वेरिएबल मतलब आपका माइंड जो है ना ओवरराइड होता रहता है, नया नया जो पर्टिकुलर आपकी थिंकिंग है ना वो चेंज होती रहती है। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे आप कैलकुलेटर चलाते हो तो उसमें अलग अलग वैल्यू आप डालते रहते हो, ऐसा नहीं है कि आपको फिक्स वैल्यू ही डालनी है। कुछ जगह कांस्टेंट होता है कि नहीं यहाँ पर फिक्स वैल्यू ही डालनी है। जैसे मान लो कोई एग्जामिनेशन का टाइम है वो कांस्टेंट है, आपको पता है 3 आवर्स का ही एग्जामिनेशन होगा। नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपको पता है कि 5 सब्जेक्ट ही होगा। तो कुछ चीज़ें क्या होती है रियल टाइम में कांस्टेंट होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वेरिएबल। जैसे आपका टाइम है, टाइम एक कांस्टेंट है कि आपको पता है कि 12 घंटे के अंदर ही टाइम क्या है आपका AM और PM चेंज होगा। 24 आवर्स में 24 आवर्स के अंदर टाइम क्या होगा आपका चेंज होगा। तो पर्टिकुलर जहाँ पर कुछ चीज़ें फिक्स है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। अब नेमिंग कन्वेंशन पे भी आपको फोकस करना होगा। जैसे कुछ लोग कुछ भी नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो पाइथन के अंदर देखो नेमिंग के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो, एरर तो नहीं देगा, लेकिन ये प्रोफेशनली गलत है। इसलिए जब भी आप कोई वेरिएबल्स का नाम दो तो वेरिएबल का नाम हमेशा लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए। वेरिएबल के नेम में किसी भी टाइप का कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। स्पेस सिंबल आपको वेरिएबल्स के नेम में देना ही नहीं है। यदि आपने स्पेस दिया तो ये प्रॉब्लम भी हो सकता है जब भी आप उसको एक्सेस करोगे। वेरिएबल के नेम में आप जहाँ पर लगता है आपको स्पेस लगाना है, जैसे मोबाइल नंबर मैंने अभी आपको बताया कि मोबाइल नंबर आप डिक्लेयर कैसे करेंगे, मोबाइल आपको लगता है कि स्पेस देना है तो नंबर। क्योंकि जब पहली बार कोई भी स्टूडेंट प्रोग्रामिंग करता है ना तो वो स्पेस हमेशा देता है नेम में। क्यों देता है, क्योंकि जब वो प्रोग्रामिंग को इंग्लिश लैंग्वेज से कोरिलेट करता है, और इंग्लिश लैंग्वेज में हमें यही सिखाया जाता है कि आपके पास यदि दो अलग अलग वर्ड है तो दोनों वर्ड को स्पेस से ही सेपरेट करना है। पर प्रोग्रामिंग के अंदर के डिक्लेरेशन में ये सिखाया जाता है कि जब भी आपके पास दो वर्ड लेने की नौबत आए तो उस केसेस में आपको बीच में अंडरस्कोर लगाना है, स्पेस तो अवॉइड करना, स्पेस देना ही नहीं है। कीवर्ड्स जो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, जैसे आप इंट हो गया, कैर हो गया, कीवर्ड की पूरी लिस्ट मैं आपको आगे बताऊंगा, या आप जाकर के सर्च भी कर सकते हो। जितने भी प्री डिफाइंड वर्ड हैं उनको कभी भी नेमिंग में यूज़ नहीं करना है। लोअर केस, ठीक है, यूज़ लोअर केस,
मतलब वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हो ना, तो आपको ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना है पाइथन में, ठीक है। ऐसा लिख दोगे तो देखो पाइथन का इंटरप्रेटर आपको कुछ बोलने नहीं आएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो इंटरप्रेटर के थ्रू आपको वॉच भी कर लिया जाता है, लेकिन वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब ये है कि यदि आप फॉलो करोगे तो अच्छा है, बेहतर है, यदि फॉलो नहीं करोगे तो एरर नहीं आएगी। लेकिन जो एरर होते हैं ना, वो कन्वेंशन नहीं देते, वो सीधे अटैक ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो लोअर केस, मतलब आपका जो नाम है वेरिएबल का, वो हमेशा लोअर केस में होना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि नहीं, आप अच्छे से पढ़ लिख करके आए हो और प्रोग्रामिंग कर रहे हो। कुछ लोग आधा अधूरा पढ़ लेते हैं और प्रोग्रामिंग करना चालू कर देते हैं, उनको ये बेसिक चीज़ें पता नहीं होती है। तो मेरा मेन कंसर्न ये है कि आप जब प्रोग्रामिंग करें तो प्रोग्रामिंग के अंदर के जितने भी नियम कानून है, रूल्स है, क्योंकि प्रोग्रामिंग पूरा एक रूल्स है, सेटअप रूल्स को ही प्रोग्रामिंग बोलते हैं, और इस रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट पर्टिकुलर्स एग्जाम्पल्स बताता हूँ, या नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, फिर मैं इसका एग्जाम्पल भी बताऊँगा, ठीक है। हालांकि एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि आपको वेरिएबल के बिना तो आप कोई भी ऑपरेशंस कर ही नहीं सकते। 90% में वेरिएबल यूज़ होगा, हाँ 10% केस में आपका कांस्टेंट भी यूज़ हो सकता है। 10% तो मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, 1% बोल दो कि कांस्टेंट यूज़ होता है। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। मैंने आपको एग्जांपल दिया था टाइम के अंदर का कि 24 आवर्स का टाइम फिक्स है, ईयर आपके फिक्स हैं, मंथ में कभी कभी आपके वेरिएशन है, पर वो भी 3 या 4 कॉम्बिनेशन है। तो जहाँ पर भी आपको कुछ ऐसे डेटा जिनको फिक्स रखना है, वहाँ पे आपको कांस्टेंट बनाना है, और कांस्टेंट के लिए अलग से कोई कीवर्ड नहीं दिया, ठीक है। तो कांस्टेंट का डेफिनेशन देखो, कांस्टेंट आर आइडेंटिफायर विथ वैल्यूज दैट शुड नॉट चेंज, ऐसी वैल्यू जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब पाइथन के अंदर कॉन्स्ट करके कोई ऐसा कीवर्ड नहीं होता, ठीक है। अब कुछ लोग C++ पढ़ के आते हैं या कोई लैंग्वेज उन्होंने पढ़ लिया, तो वो डायरेक्टली कांस्टेंट कैसे बनाते हैं, कॉन्स्ट। आप पहले लैंग्वेज पे फोकस करो कि मैं किस लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। मैं पाइथन लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, तो पाइथन लैंग्वेज में कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ कांस्टेंट के लिए नहीं होता है। इसके लिए क्या यूज़ होता है, तो पाइथन के अंदर यदि आपको कांस्टेंट बनाना है तो आपको टपल ऑब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा और मिनिमम आपको 2 वैल्यू तो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो टपल वैल्यूज कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर, तो टपल बनाया गया है कांस्टेंट सेट के लिए। जैसे जावा में इनम हम यूज़ करते हैं, वैसे इसके अंदर क्या है, आपका टपल है, और टपल के अंदर हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। मतलब आपके प्रोग्राम, मतलब प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं, उन सभी को आप टपल के अंदर डिक्लेयर कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। अब टपल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो टपल का सिंटेक्स बता देता हूँ मैं आपका। इसका बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है। टपल को यदि आपको डिक्लेयर करना है तो सिंपल आप यहाँ पे, जैसे मैंने x नाम का एक टपल ले लिया और यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ दे दिया 10, 20, 30। तो ये मैं इन वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको एक्सेस कैसे करता हूँ, 0 इंडेक्स से। अब मैं यहाँ पे 10 को चेंज करने जाऊँगा तो ये आपको एरर दे देगा, क्योंकि आप 10 को चेंज नहीं कर सकते हो। तो जैसे मान लो आपने सुना होगा पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 हम इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे कोई भी URL है मेरे, मान लो sivaconceptsolution.com, ये एक URL है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। तो बहुत सारे जो डेटा आपके चेंज नहीं होते हैं उनको आप टपल में ले सकते हैं। ओके, तो ये टपल का इम्प्लीमेंटेशन था, ठीक है। आगे मैंने इसको और अच्छे से समझाया भी है, आप इसको सिंटेक्स यहाँ से देख सकते हो जो मैंने अभी बताया कि किस तरीके से हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं लिटरल्स की, ठीक है। लिटरल्स इज नथिंग, इट इज़ अ वैल्यू। जो मैं बोल रहा हूँ ये लिटरल्स ही है। लिटरल्स मतलब होता है डेटा, किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, ये इंटीजर टाइप का डेटा भी हो सकता है, फ्लोट टाइप के। जैसे मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, तो 2 क्या है, आपका एक न्यूमेरिक लिटरल्स है। मैं यदि यहाँ पे 3.14 ले लूँगा, ये क्या है, फ्लोट लिटरल्स है, ठीक है। यदि मैं हेलो लिखता हूँ तो क्या है, ये स्ट्रिंग लिटरल्स है। तो लिटरल्स मतलब जो भी आप डेटा यूज़ करते हो, करस्पॉन्डिंग जो आपका डेटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिटरल्स बोलते हैं। जैसे ये इंटीजर लिटरल्स का एग्जांपल है, ठीक है। प्रिंट के अंदर हेलो हाउ आर यू लिख रहा हूँ मैं, ये किसका एग्जांपल है, स्ट्रिंग लिटरल्स का एग्जांपल है। तो सबसे ज़्यादा यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है, तो हम बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला क्या कंटेंट होता है, लिटरल्स ही होता है, जो सबसे ज़्यादा क्या होता है, यूज़ होता है, ठीक है। इसलिए प्रोग्रामिंग के अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये तीनों चीज़ें यूज़ होगी। अब इनके एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। जैसे एक प्रोग्राम हम बनाते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, जिसमें आपको थर्ड वेरिएबल का यूज़ नहीं करना है, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल।
अब इसको कैसे बनाएंगे, पहले तो आपको कुछ लोग जो फर्स्ट टाइमर होंगे प्रोग्रामिंग के अंदर उनको पता ही नहीं होगा कि स्वैपिंग क्या होता है। तो जैसे मैंने ए की वैल्यू 10 ले लिया, बी की वैल्यू 2 ले लिया, तो स्वैप करना मतलब इंटरचेंज करना है। अब ए में 2 आ जाना चाहिए, बी में 10 आना चाहिए, ये मेरा आउटपुट है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, थर्ड वेरिएबल नहीं लेना है। तो इसके लिए दूसरे टेक्नोलॉजी में इसको बनाना, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड वर्क। बट इन पाइथन के अंदर चूंकि मल्टीपल डिक्लेरेशन होता है, टपल डिक्लेरेशन होता है, तो आप इसमें ए असाइन, ए बी को अपन ने 10 2 कर दिया, और इसमें सीधे आपको बस एक कोड लिखना है, ए असाइन बी, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, और यहाँ से आप प्रिंट ए कॉमा बी कर दोगे। इससे क्या हो जाएगा, स्वैपिंग हो जाएगा। ठीक है, ये स्वैपिंग का प्रोग्राम है। अब आप कोई स्टूडेंट के सामने मैं डिस्कस करूँगा, बोलेगा इतना छोटा सा प्रोग्राम, ठीक है, वो खुश हो जाएगा बिल्कुल। तो पाइथन, इसीलिए सबसे बड़ा पाइथन का एडवांटेज है कि जो टास्क हम दूसरे लैंग्वेज के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से करते हैं, उसको आप ये चुटकी से कर देता है, बहुत ही ईजीएस्ट अप्रोच को फॉलो करते हुए करता है। ये पाइथन का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब इसको हम देख भी लेते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ थ्योरेटिकली ही पॉसिबल है, ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है। और ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है, इसके लिए हम चलते हैं पाइथन आइडियली में। मैंने आपको फर्स्ट ही बताया था कि आपको कोई बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको एक छोटे सॉफ्टवेयर, मतलब पाइथन का के अंदर एक डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर होता है, उसी के अंदर पाइथन की कोर प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो। आपको अलग से जुपिटर, कुछ लोग पाइथन, कुछ लोग VS कोड, इस पे काम करने लग जाते हैं। अभी इनिशियली कोई ज़रूरत नहीं है, पाइथन खुद अपना खुद का सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोवाइड करता है। तो जनरली बहुत सारे यूट्यूब में आपने देखा भी होगा, पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर को लोग डायरेक्टली VS कोड के अंदर इंप्लीमेंट कराते हैं, तो आप कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं मना कर रहा हूँ। पर पहले जो पाइथन का डिफ़ॉल्ट टूल है उसको भी आप चला के देख लो। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, टूल आपका चॉइस होता है। ए कॉमा बी, बी कॉमा बी कॉमा ए, ये हो गया आपका स्वैपिंग का एक प्रोग्राम। प्रिंट ए कॉमा बी भी कर सकते हो, मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट्स को हम डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे स्वैप करके सेव कर देता हूँ। कहीं भी आप सेव कर सकते हो। इसको मैंने यहाँ पे रन कर दिया। जैसे मैं रन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2,10 इस तरीके से ये आउटपुट आ रहा है। मतलब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या हो चुकी है, स्वैप हो चुकी है। तो इंटरनली क्या हो रहा है कि जो बी में डेटा है वो ए में असाइन हो रहा है, जो ए में डेटा है वो बी में असाइन हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम, अब आपको यदि बोला जाए कि इस तरीके से नहीं, जो नॉर्मल सभी प्रोग्रामिंग में चले वो तरीका बताइए, तो सभी प्रोग्रामिंग में चले वो तरीका यदि आपको यूज़ करना है तो इसके लिए a इक्वस टू ए प्लस बी, बी इक्वस टू ए माइनस बी और a इक्वस टू ए माइनस बी। ठीक है, ये भी आप कर लोगे तो इससे भी आपका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। पहले इन दोनों को प्लस कर दो तो 12 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 12 माइनस 2 तो बी में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस 10 तो ए में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है। अब एक तीसरा तरीका बताता हूँ जिसमें हम थर्ड वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि स्वैपिंग का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर जो भी हमारे पास रिलेवेंट डेटा है उनको आपस में इंटरचेंज करना। तो थर्ड वेरिएबल में एक टेम्प ले लो, ए का जो डेटा है वो टेम्प में रख दो। ठीक है, अब ए के अंदर हमने किसको रख दिया, बी, तो मतलब बी का डेटा हमने ए में असाइन कर दिया। अब बी के अंदर हमने टेम्प का डेटा असाइन कर दिया, क्योंकि बी के पास किसका, मतलब टेम्प के पास ए का बैकअप पहले से है। और इस तरीके से यूजिंग थर्ड वेरिएबल भी हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि मुझे एक एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, मतलब सर्कल का एरिया निकालना है जिसमें जो आपका पाई की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, पाई और रेडियस दोनों की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इस तरीके से मुझे इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोग्राम, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग द असाइनमेंट, राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम। तो ये एग्जाम्पल है कांस्टेंट का। टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल वेयर पाई एंड रेडियस बोथ आर कांस्टेंट, जहाँ पर पाई और रेडियस दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो आपको सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। क्योंकि देखो, फॉर्मूला ड्रिवन जो प्रोग्राम होंगे ना उसमें आपका लॉजिक
के पहले आपका फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यदि फॉर्मूला क्लियर नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसको हम कैसे बनाएंगे ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए कांस्टेंट बनाना है, तो मैंने अभी आपको बताया कि कांस्टेंट बनाने के लिए हम टपल ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। इसका नाम मैंने कॉन्स्ट ले लिया, आप कुछ भी नाम ले सकते हो। 3.14 ये पाई की वैल्यू रख लिया, रेडियस के लिए मैंने 3 रख लिया, और इसको मुझे यहाँ पे एरिया नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। कांस्टेंट को हमेशा इसका नेमिंग कन्वेंशन है कि आप कैपिटल में लिखिए। पहला वैल्यू कैसे एक्सेस करूँगा मैं, 0 इंडेक्स से, आर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट 1 पावर 2, ठीक है। पावर मतलब डबल एस्ट्रिक का मतलब होता है पावर, तो मतलब जो रेडियस है उसका क्या हो जाएगा, रेडियस पावर 2 मतलब स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरीके से मैं इसको प्रिंट एरिया, ठीक है। यहाँ पर आप लिख भी दो कि मैं किसका एरिया निकाल रहा हूँ, एरिया ऑफ सर्कल इज कोमा एरिया, ओके। और यहाँ पे दे दिया मैंने कॉन्स्ट एग्जाम। तो शुरुआत में ही आप पूरा प्रोग्राम समझने को ट्राई मत करो, ठीक है। इनिशियली आपको सिर्फ प्रोग्राम को चला करके थोड़ा सा ड्राई रन करना है कि कैसे ये काम कर रहा है। देखो इसका आउटपुट आ गया 28.26, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, मतलब मैंने आपको बताया था कि टपल एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे। अब कांस्टेंट क्यों है, इसकी वैल्यू को मैं ओवरराइट करने को ट्राई करता हूँ, ठीक है। ये भी बता देता हूँ कांस्टेंट क्यों है। तो यहाँ पर वैल्यू मैंने दे दिया 3.17, ठीक है। अब मैं इसके अंदर रन करूँगा, जैसे ही मैंने रन करा 3.17 लिखा तो ये एरर दे दिया। और यहाँ पे आपको एरर क्या दिया, टाइप एरर, टपल ऑब्जेक्ट नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। टपल ऑब्जेक्ट आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं। दिस इज द टपल डिक्लेरेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम लिटरल्स के एक प्रोग्राम की प्रैक्टिस करते हैं। लिटरल्स प्रोग्राम में हमें क्या देखना है, ठीक है। लिटरल्स प्रोग्राम के अंदर हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम एक एडिशन का प्रोग्राम बनाएंगे बिना किसी वेरिएबल या कांस्टेंट का यूज़ किए। तो जैसे आपको ऐसा प्रोग्राम दिया जाता है कि राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट टू परफॉर्म addition of two numbers without using variable, constant and literals, without using variables and constant, मतलब हमें वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज़ नहीं करना है, ओके। लिटरल्स का यूज़ करना है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो एक्चुअली क्या रहता है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बिना यदि आपको प्लस करना है डायरेक्टली लिटरल्स के, तो आप ऐसा कर सकते हो 100 + 200। ये हो गया इस प्रोग्राम का सोल्यूशन। कि मतलब यदि इस प्रोग्राम का आंसर बहुत ही छोटा है, ठीक है, लेकिन इस प्रोग्राम को जो नहीं बनाया होगा उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होगा, ठीक है। लेकिन जिसने ये प्रोग्राम देख लिया उसको लग रहा होगा तो ये तो कुछ प्रोग्राम है ही नहीं है। तो मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग के अंदर आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि लिटरल्स ही है, ठीक है। जैसे मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये मैंने हर जगह क्या यूज़ कर रहा हूँ, लिटरल्स यूज़ कर रहा हूँ। नहीं तो मुझे कैसे बोलना पड़ता, मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ता। जैसे मुझे हेलो बोलना है तो मैं ऐसा बोलता ए असाइन 10, ठीक है, फिर मैं बोलता ए। तो ये भाषा हो गई क्या, किसकी, प्रोग्रामिंग की, वेरिएबल्स की। लेकिन मैं डायरेक्टली हेलो बोल रहा हूँ, देयर मीनिंग इज़ दैट कि मैं डायरेक्टली किसकी बात कर रहा हूँ, लिटरल्स की बात कर रहा हूँ। तो लिटरल्स मतलब आपका जो डायरेक्ट यदि आप डेटा पे काम कर रहे हो उसे हम क्या बोलते हैं, लिटरल्स बोलते हैं। तो अब बारी आती है असाइनमेंट्स की। अब मैं कुछ असाइनमेंट्स आपको दे रहा हूँ, ठीक है, जिन असाइनमेंट्स को आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक प्रोग्राम दे रहा हूँ जिसको आपको करना है, ठीक है। फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक, इसको शॉर्टकट में लिख देता हूँ मैं, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। आप प्रोग्राम आप पूरा सुनना, प्रोग्राम अधूरा सुनना भी क्या है, प्रोग्राम आप कभी भी सही नहीं बना सकते। वेयर, अब यहाँ पे कंडीशन भी है, पी एंड टी विल बी वेरिएबल्स, जहाँ पे प्रिंसिपल और जो आपका टाइम है वो वेरिएबल होगा, एंड रेट इज कांस्टेंट, और जो आपका रेट होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। दूसरा प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ओके। ये दूसरा प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम बनाने से आपकी प्रैक्टिस होगी। तीसरा प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एडिशन विदाउट यूजिंग प्लस ऑपरेटर्स, विदाउट यूजिंग प्लस ऑपरेटर, एडिशन करना लेकिन आपको प्लस ऑपरेटर का यूज़
नहीं करना है। तो ये 3 प्रोग्राम्स आपको ट्राई करना है, ठीक है। जिनको यदि ये प्रोग्राम नहीं बनता वो कमेंट में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो जिनको बन गया वो कमेंट भी कर सकते हैं कि इस प्रोग्राम का सलूशन उन्होंने बना लिया, तो कमेंट के माध्यम से आप उस प्रोग्राम को शो भी कर सकते हो। और जिन लोगों को नहीं बन रहा है, कुछ डाउट है, तो कमेंट में पूछ भी सकते हैं, तो मैं इसका आंसर भी करूँगा, ठीक है। और उससे मुझे ये भी पता चलेगा कितने लोग प्रैक्टिकली इस प्रोग्राम को चला सकते हैं। क्योंकि यदि आप यूट्यूब के अंदर से मेरा वीडियो सुनोगे तो इससे आप नहीं सीख पाओगे। आपको इसके अंदर जो मैं प्रैक्टिकल कंटेंट आपको बता रहा हूँ उसको आपको करना भी पड़ेगा, ओके।